आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत ही खूबसूरत इन्फोग्राफिक्स से मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए, मेरे ख्याल में टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। ये इतना शानदार न्यूज़पेपर है, मजा आ जाती है। मतलब इन्फोग्राफिक जो है वो कमाल की होती है। और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन बहुत अच्छा होता है, तो प्रीमियम सेक्शन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। द हिंदू भी तो वो तो ओवरऑल, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं ना, कमाल के होते हैं, स्पेशली TOI प्लस। तो हीट वेव जो है वो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, आपको पता ही है। 9 मई को रुपी जो है वो 77.50 हो गया। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, लगातार रुपया गिरता जा रहा है। और 3 दिन बाद हमको पता चलता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 7.8% पे चला गया है। लगभग 6% पे होना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर चला गया। तो पहली बात, रुपया, हाई इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, डॉलर हमारे पास से जा रहे हैं क्योंकि पहली बार फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन से नीचे आया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंपोर्ट महंगा हुआ, फॉरेन ट्रेवल महंगा हुआ। जो लोग बाहर रह रहे हैं वो अब महंगा ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। अमेरिका में अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो भी महंगा हो गया है इन रुपी टर्म्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है CPI, जो कि RBI नापती है, अभी मैंने लेक्चर लिया था ना, उसी से ही तो पता लगता है कि महंगाई कितनी है। वो इफेक्ट हो रही है। फूड एंड ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। व्हीट पे कल पूरा बैन लगा दिया है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? लिंक्स अगर बात करते हैं तो आपको साफ दिख रहा है रुपी का। आप देखिए कैसे नीचे गिरा है भाई। देखो, पहले रुपया जो है 2000 में आ जाओ आप, ठीक है, 2000, तो अगर 2000 में आ जाओ तो 50 रुपए के आसपास था। इट वॉज गुड। लेकिन धीमे 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 ये देखिए यहां पे 40 रुपए के आसपास हो गया 2008। भाई बहुत मजबूत हुआ क्योंकि तब भारत की ग्रोथ रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर आप देखिए 2010 जब रिसेशन आया, अमेरिका का रिसेशन आया 2010 के बाद से ये लगातार गिरता गया है, लगातार। और जब भी रुपया गिरता है प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारे NCERT पॉलिटी का कोर्स आप जरूर अवेल करें। ये लाइव हमने निकाला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा लाइव कोर्स है, आपको पता है। और 1 जून से इससे क्लासेस स्टार्ट होंगी। जिनके पास पॉलिटी है उनको लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, प्राइजेस थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन 20 मई तक मैंने 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है। आपको कूपन कोड NCERT यूज करना है। कंबाइंड NCERT खरीद लीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे NCERT अपडेट होंगी ना, प्राइजेस बढ़ेंगे। तो बेस्ट ये कि आप कंबाइंड NCERT की तरफ जाइए, क्योंकि जब हिस्ट्री की बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए क्वालिटी हम जब ज्यादा देते हैं ना तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है। पूरी लाइव क्लास है, स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन, मेंस आंसर डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, और सब हिंदी इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। फटाक से अवेल करिए। तो वही है कि इससे पहले CPI जो था वो भी काफी ज्यादा था, हर महीने 1% से बढ़ रहा है। WPI भी बढ़ रहा है। और RBI ने इसीलिए ही आप समझिए कि काफी मैकेनिज्म बनाए। टारगेटिंग इन्फ्लेशन जो RBI करता है, ये एक मैकेनिज्म है, 2014 में आया था। और 2016 में सरकार ने RBI को बोला था कि भाई बेंचमार्क इन्फ्लेशन जो है वो 2% और 6% पे ही रखो। मैंने बताया, कई बार बता चुका हूं, 3 दिन से यही तो बात कर रहे हैं। 4% ±2 पे रखो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन पिछले 4 महीनों से, जब से ये साल शुरू हुआ, ये मिस हो रहा है। हम यहां पे आसपास भी नहीं है 6% के आसपास, अब तो 6% से ऊपर चला गया। और ये पहला नहीं है, ये मतलब इसके जो वार्निंग साइंस है वो बहुत पहले से ही मिल रहे थे। तो अब हम बात करते हैं वीकर रुपी। भाई देखो, हम इंपोर्ट्स इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। कैसे महंगाई को हम बाहर से मंगाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो भाई हम इन्फ्लेशन मंगा रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट वीक हो गए हैं। आपको भाई जहां पे अगर डॉलर के मुकाबले जो रुपी है वो कम था तो आपको कम पैसा देना पड़ता था अगर आप तेल मंगाते थे। अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गए। तो यू आर एक्चुअली इंपोर्टिंग मोर एक्सपेंसिव गुड्स। फॉलिंग एक्सचेंज रेट जो है, जैसे ऑयल हो गया, मेटल हो गया, कोल, फर्टिलाइजर, ये सब महंगा करता है। भारत इन सब पे डिपेंडेंट है। भारत अभी इस पे आत्मनिर्भर नहीं है। चाइना पे डिपेंडेंट है, अमेरिका पे डिपेंडेंट है, रशिया यूक्रेन पे डिपेंडेंट है। अल्कोहल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, सब कुछ महंगा हो रहा है। और ये सब बाहर से भी आता है। भाई लैपटॉप के जो अंदर चीजें यूज हो रही है वो चाइना से आता है, अमेरिका से आता है। सेंट्रल बैंक की रिसर्च की माने 2018 में इन्होंने रिसर्च की थी, तो
अगर 1% रेट का चेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज रेट का चेंज होता है, तो इसमें सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 0.15% से बढ़ जाता है अगले 5 महीनों के लिए, ठीक है। तो 0.15% का चेंज आता है सीपीआई में। तो इसीलिए आप डॉट्स को कनेक्ट करिए कि इधर इन्फ्लेशन गिरा, रुपये गिरा और इधर इन्फ्लेशन बढ़ा, है ना। और पिछले 2 महीनों में रुपया 8% से ज्यादा नीचे गिर गया है, इसीलिए सीपीआई लगातार बढ़ रहा है। ये चीज है। अब क्या करें? क्या आरबीआई जो है वो डॉलर बेचे? आरबीआई के पास जो डॉलर है वो निकाले? क्या करें ताकि रुपये को ऊपर लाया जा सके? स्टेबल एक्सचेंज रेट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इन्फ्लेशन को रेंज में, महंगाई रेंज में रहनी चाहिए, है ना। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी की अगर बात करें, अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा पैसा, तो इस पर इंडस्ट्रियल आउटपुट भी घटेगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि भाई जैसे जैसे आपका अगर रुपया महंगा होगा तो भाई बाहर के सामान भी महंगे होंगे। अब ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बाहर के सामान इंपोर्ट करती हैं, ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा हिचकेंगी, कम क्वालिटी, जिसकी वजह से लो ग्रोथ और स्टैगफ्लेशन भी आ सकता है। ये चीज है। अब आरबीआई क्या कर रही है भाई? सबसे पहले तो 4 मई को उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए 40 बेसिस पॉइंट पे। उनको लग रहा है कि पैसे का सर्कुलेशन रोकेंगे तो इन्फ्लेशन का रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो बढ़ता ही जा रहा है। रुपये का गिरना जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, पैसा निकाल रहे हैं। अभी तक इस प्रेशर को काउंटर करने के लिए आप देख सकते हैं आरबीआई ने 44 बिलियन डॉलर तक बेचे हैं, ठीक है, ताकि रुपया को, जो रुपये गिर रहा है, उसको सपोर्ट किया जा सके। अब आप देखिए कितना इन्फ्लेशन हम इंपोर्ट करते हैं भाई। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को बताता है, होलसेलर आप समझते हैं ना कि जो मेन है, ठीक है, जहां से सब कुछ बिक रहा है और उसके बाद दुकानों में जा रहा है। तो WPI जो है वो दिखाता है कि इंपोर्ट प्राइसेस में कितना ज्यादा चेंज आया है, और यही तो मेन कॉज है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का। ये भाई पिछले 10 महीने जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का शुरू हुआ है, इंपोर्ट प्राइस इन्फ्लेशन जो है, इट इज मेजर्ड बाय द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट गुड्स, ठीक है। भाई आप बाहर से जितनी भी चीजें मंगाते हो, अगर उसके दाम बढ़ेंगे, ठीक है, तो सीधा सीधा है ना कि आप इन्फ्लेशन को, महंगाई, बढ़ी हुई चीजें आप बाहर से मंगा रहे हो, यानी कि आप महंगाई को इंपोर्ट कर रहे हो। इसमें फ्रीट कॉस्ट भी आ जाती है। फ्रीट कॉस्ट लगभग 26.9% के करीब थी, और WPI कितना था? WPI आप विश्वास करेंगे 12.8% तक चला गया है। तो 3/5 ऑफ द WPI इन्फ्लेशन वॉज इंपोर्टेड। बात यह है। फिर 2022 का जो डेटा है, अब आप देखिए ये क्या शो करता है। वीट देखिए 4.4%, मंथ ऑन मंथ राइज देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। वीट है, वीट पे तो टोटल बैन इसीलिए लगा है 4.4%, और ये मार्च 2022 तक देखिए 24.5% पे आ गया ये, और यही जनवरी में 0.7% पे था। लेकिन अभी आप देखिए माइनस में था ये। आप देखिए कितना भयानक राइज हो, और ये हम बाहर से मंगा रहे हैं, महंगाई इंपोर्ट हो रही है। कॉर्न का देखिए 14.7% पे आ गया है, कहा ये 4.6% पे था जनवरी 2022 में। शुगर देखिए ये 8.5% पे आ गया, कहा ये 0.8% पे था, है ना। और देखिए ये डोमेस्टिक प्राइजेस, अब देखिए डोमेस्टिक प्राइजेस की अगर बात करें तो ये कितना ज्यादा है डोमेस्टिक। ये तो बाहर है ना, ये तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल प्राइजेस कितनी तेजी से बढ़े हैं। लेकिन भारत में क्या हाल है? भारत में क्या वाकई में प्राइजेस बढ़े हैं? देखिए जनवरी 2022 में देखिए वीट 0.5% तक था, और उतने बढ़ गए थे, अब 5.5%, यानी कि डेफिनेटली 10 गुना ज्यादा प्राइस बढ़े हैं। कॉर्न देखिए 5% पे था, अब ये 8% के करीब है। शुगर देखिए, शुगर में इतना चेंज नहीं है, 0.5% पे 0.2% के करीब है। तो प्राइस तो बढ़े हैं, मेजर ट्रेडेड कमोडिटीज के प्राइस बढ़े हैं, क्योंकि वीट, कॉर्न, शुगर तो सबसे ज्यादा बिकती है ना, ये चीज। और WPI जो है डबल डिजिट्स में आ गया है। CPI तो 7 महीने से बढ़ रहा है, पिछले 7 महीने से बढ़ रहा है, और आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर चला गया, 6% से ऊपर चला गया। अब ये आप देख सकते हैं कि हम अब ये जो महंगाई है कहां से मंगाते हैं, सबसे ज्यादा हम कहां से महंगाई मंगा रहे हैं?
10 में से 6 कंट्रीज जो दुनिया में है, यहां पे कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो 5% से ऊपर है, बहुत ज्यादा है। और ये 1980 से सबसे ज्यादा अभी तक, जब से वॉशिंगटन कंसेंसस आया ना, और जब से इकोनॉमी खुली अब तक का सबसे ज्यादा है ये। ठीक है, टॉप 5 रीजन्स की बात करें अगर पूरी दुनिया में, तो भारत 60% इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें, वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से सबसे, मतलब उससे हमारी सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि जीसीसी से 7.8% जो भारत का इंडिया इंपोर्ट है, मतलब जो भारत आयात करता है, यहां से आता है। और क्या क्या, क्रूड ऑयल, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, ये चीज समझ रहे हो। फिर चाइना से आप देखिए 15.5%, 15.5%, यहां पे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन। देन आसियान कंट्रीज, ठीक है, एनिमल, वेजिटेबल्स, यूरोपियन यूनियन 8.5%, अमेरिका 7%। तो भारत सबसे ज्यादा, ये आप अगर पूरा लगा लो, ठीक है, तो यहां से मंगाता है, इन्फ्लेशन को इंपोर्ट करता है। और अगर अमेरिका में बात करें तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। भारत का लार्जेस्ट इंडिविजुअल ट्रेड पार्टनर है अमेरिका, और ये लगातार 8% से ऊपर है, यानी कि भारत अमेरिका से बहुत महंगे में चीजें खरीद रहा है। हालांकि अभी 2021 की बात करें तो खाली 7% ही गुड्स खरीदे, लेकिन वो उसने भरपाई कर दी पूरी। ठीक है, तो ये चीज है। चाइना भी में भी भाई, जो चाइना कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, ये देख सकते हैं आप, इन्फ्लेशन इन इंडिया इन द यूएस हिट बाय ग्लोबल शॉक्स। अब अमेरिका, अब देखिए जरा कंपेयर करिए, यहां पे लाल में अमेरिका है और नीले में भारत है। अब आप कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन देखिए, दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, भारत और अमेरिका का एकदम साथ में हो गया। आमतौर पर अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन उनकी करेंसी और उनके पॉपुलेशन के हिसाब से कम रहता है, लेकिन भारत का लगातार ज्यादा, और अभी साथ में आ गए दोनों। तो चाइना का जो कंट्रोल इकोनॉमी है, चाइना की अगर बात करें तो उसने भी अपने डोमेस्टिक प्राइसेस को ठीक ठाक रखा है। स्टिल चाइनीज जो शहर है ना, वो पूरे लॉकडाउन में, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। भाई अगर चाइना की बात करें तो जितने शहर उन्होंने लॉकडाउन में रखे हैं, पूरी दुनिया में 40% आउटपुट को ये काउंट करते हैं। सप्लाई तो भयानक डिसरप्ट हुई है। अब बड़ी बात यह है कि कितना ऊपर जाएगा 2022-2023 तक, मतलब अभी कितनी महंगाई जानी, कितनी महंगाई और बढ़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत है जो क्रूड ऑयल का लगातार प्राइस बढ़ता जा रहा है। जो कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत 80% ऑयल बाहर से ही मंगाता है। रशिया और इसकी वॉर की वजह से $100 प्रति बैरल तक ये चला गया है, और वॉर अभी रुकने वाला है नहीं। कि मतलब आरबीआई ने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.5% से 5.7% तक कर दिया था। ठीक है, तो ये 1.2% का जंप था। अब कुछ इकोनॉमिस्ट ने यही बोला था कि भाई जो ईयर एवरेज है वो 6% के आसपास रहेगा। क्रिसिल ने पहले 6.3% बोल दिया था। आरबीआई ने भी बोला था कि भाई देखो अभी जून में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उनकी मई में ही होगी, एकदम इमरजेंसी। भाई तो आप समझ सकते हो कि कितना गंभीर है ये, है ना। और फिर आप देख सकते हो कि महंगाई तो अगर बात करें तो अभी बढ़ने वाली है, और बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल सिनारियो को देखो तो वो रुक नहीं रहे, सिचुएशन थोड़ी गंभीर होती जा रही है। ठीक है, अच्छा अब 10 साल पहले जो भारत की कंडीशन थी, सेम आज भी वही कंडीशन हो रही है, क्योंकि उस समय अमेरिका में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, जिसकी वजह से काफी वक्त लगा था इकोनॉमीज को उभरने में, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं थी। बट अगर आप देखो ट्रेड डेफिसिट्स की अगर बात करो तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आप देखो डिफरेंस कितना है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, यहां पे देखो हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। 2020 में काफी कम आ गया था, लेकिन अभी गैप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये मंथ वाइज टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है विद ट्रेड डेफिसिट, ये चीज है। और वही है, ऑयल प्राइसेस में बहुत बड़ा रीजन प्ले कर रहा है। ट्रेड डेफिसिट अप्रैल में $20 बिलियन तक पहुंच गया था। 2011 में ये $185 बिलियन था, आपको पता है, इतना ज्यादा। तो भाई उस हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन $20 बिलियन तक पहुंच तो गया है। 10 साल पहले कंडीशन भी कुछ और थी, है ना। पैंडेमिक के बाद देखिए ट्रेड डेफिसिट जो है एकदम डबल हो गया। तो ये हिसाब किताब है भाई। ये लेक्चर था, आपने देखा कि कैसे हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट करते हैं, और अभी आने वाले हालात और प्रेजेंट जो कंडीशन है कितनी ज्यादा गंभीर है। हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें दोस्तों। फिर 4 दिन बाद प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों कर दिया। तो इसीलिए जल्द से जल्द पॉलिटी को और कंबाइंड एनसीईआरटी को तो जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।